चलिए आज हम लोग लैंगिक प्रजनन के गुण के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग लैंगिक प्रजनन के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग इस क्लास में लैंगिक प्रजनन के गुण के बारे में जानेंगे, जिसमें कि हम लोग लैंगिक प्रजनन जैसे कि बताया गया था कि एक ऐसा विधि है जिसमें क्या होता है, दो जीव क्या होता है, भाग लेकर के एक नए जीवों का निर्माण करता है या नए जीवों की उत्पत्ति करता है। वही चीज इसके बारे में ही बताया गया है कि लैंगिक प्रजनन के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या चीज है, तो इसमें वही बताया गया है कि इसमें सदैव दो जीव क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, जब भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा तो इसमें आपका सदैव यही होगा कि दो जीव आपका भाग लेगा। इसमें जो दो जीव भाग लेता है तो इसमें आपका दो जीवों का जो नर और मादा युग्मक होता है वो दोनों संलयन करता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है और यही आपका संलयन करके एक युग्मनज का निर्माण करता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें आपका तीसरा नंबर में कि इसमें युग्मक संलयन करके युग्मनज का निर्माण करता है। जो आपका युग्मक होता है, कल हम लोग पढ़े थे युग्मक के बारे में कि नर युग्मक और मादा युग्मक होता है। नर युग्मक आपका शुक्राणु को कहा जाता है और मादा युग्मक आपको किसको कहा जाता है, अंडाणु को कहा जाता है। तो यही आपका संयोग करके किसका निर्माण करता है, तो युग्मनज का निर्माण करता है। जब ये युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो ये आहिस्ते आहिस्ते विकसित होकर के आपका भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया है कि इसमें तथा ये विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। इससे बनी संततियां जनकों से बिल्कुल भिन्न होती है। यानी कि लैंगिक प्रजनन के द्वारा जो नए संतान की उत्पत्ति होता है, वह नए संतान जो होता है जनक से पूरा का पूरा भिन्न होता है, एकदम बिल्कुल अलग होता है। वही लिखा गया है कि संतान जो होता है इस विधि के द्वारा जो उत्पन्न होगा वो आपका बिल्कुल भिन्न होगा। ठीक है, तो पौधे में लैंगिक जनन के लिए हम लोग पढ़े हैं, पौधे में मैक्सिमम आपका अलैंगिक जनन पाया जाता है। और अलैंगिक जनन जैसे हम लोग कायिक प्रजनन के बारे में पढ़े, वर्धी प्रजनन के बारे में पढ़े हैं। तो वर्धी प्रजनन में यही बताया गया है कि जो पौधा होता है, पौधा का जो पुष्प होता है, पुष्प को छोड़कर अन्य किसी भी भाग से, यानी कि एक नए जीव का उत्पन्न करने का एक संरचना का जो क्रिएशन होता है, उत्पन्न संरचना उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग कायिक प्रजनन के नाम से जानते हैं। तो उस पुष्प को जो छोड़ दिया गया था वहां पे उस डेफिनेशन में, तो वो लैंगिक जनन के लिए। तो लैंगिक जनन में जो होता है, पौधा का पुष्प भाग लेता है और उसी पुष्प के भाग से ही आपका लैंगिक जनन होता है और उसी से नए प्रकार के जीवों का उत्पत्ति होता है। तो इसीलिए लिखा गया पौधे में लैंगिक जनन के लिए पुष्प पाए जाते हैं और ये पौधों में भ्रूण विकसित कर बीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो हम लोग पढ़े कि जो आपका युग्मनज विकसित होकर के या परिवर्धित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है, तो पौधा में और जंतु में दोनों में भ्रूण का विकास होता है। तो लेकिन पौधा में क्या होता है, जब भ्रूण का विकास होता है तो वो आपका बीज का निर्माण कर लेता है और जंतुओं में जब भ्रूण का विकास होता है तो वो शिशु का निर्माण कर लेता है। और फिर वही बीज जब अंकुरित होता है, अंकुरित करने से क्या होता है, नए जीव का या नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है आपका या उत्पत्ति होता है। फिर वही बताया गया पौधे में भ्रूण विकसित कर बीज का निर्माण होता तथा ये बीज अंकुरित होकर शिशु पौधे का निर्माण करता है। और जंतुओं में क्या होता है, डायरेक्टली भ्रूण विकसित होकर के शिशु का निर्माण कर देता है। और ये जो विधि है आपका लैंगिक प्रजनन का, सदैव उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है। चाहे वो पौधा हो या आपका जंतु हो, दोनों उच्च श्रेणी के जंतु में ही लैंगिक प्रजनन होता है। आपका निम्न श्रेणी के जितने भी जंतु हैं या पौधे हैं उनमें अलैंगिक जनन ही प्रचलित है और उसी विधि से जितने भी निम्न श्रेणी के जीव जंतुएं हैं वो आपका उसी विधि का इस्तेमाल करके नए जीवों का उत्पत्ति करते हैं। हम लोग
लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ चुके हैं, अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब दोनों के अंतर को जान लेते हैं। सिंपली हम लोग अलैंगिक प्रजनन के बारे में भी पढ़े और लैंगिक प्रजनन के भी बारे में पढ़े। तो उसमें बताया गया था दोनों का डेफिनेशन। तो उसमें हम लोग देखे क्या थे कि अलैंगिक प्रजनन जो होती है उसमें एक जीव भाग लेते हैं और लैंगिक प्रजनन जो होती है उसमें दो जीव भाग लेते हैं। तो उसी प्रकार के अंतर को यहाँ पर बताया गया है और ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो उसी के लिए यहाँ पर सिंपल में आपका लिखा गया है अलैंगिक जनन और इधर लैंगिक जनन। तो इस प्रकार का प्रश्न जब भी पूछे अंतर वाला लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, तो आप इसी प्रकार का बॉक्स बना करके आंसर दें एक एक नंबर की तरफ से। इससे आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, फुल का फुल मार्क्स। ठीक है। तो बताया गया कि अलैंगिक प्रजनन जो है, अलैंगिक जनन जो है, इसमें केवल और केवल एक जीव भाग लेते हैं। ठीक है। और ये आपका जो इसमें दो जीव भाग लेते हैं, जो लैंगिक प्रजनन होता है उस लैंगिक प्रजनन में दो जीव भाग लेते हैं। ठीक है। और बताया गया फिर पुनः दूसरा नंबर, इसमें प्रजनन इकाई जो होता है कलिका, शरीर खंड आदि होते हैं। यानी कि प्रजनन इकाई जो सबसे छोटी इकाई होता है वो कलिका होता है या शरीर का कोई टुकड़ा होता है, शरीर का खंड होता है। और इसमें जो है प्रजनन इकाई आपका शुक्राणु, अंडाणु या आपका जीव जंतु में होता है तथा पौधे में आपका परागकण तथा अंडक होते हैं। ये हम लोग पुष्प में या पुष्पों में जब प्रजनन पढ़ेंगे या पुष्पों में लैंगिक प्रजनन दूसरा चैप्टर में आता है, तो उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो तीसरा नंबर बताया गया कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। जो अलैंगिक प्रजनन होता है उस अलैंगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ठीक। लेकिन आपका जो लैंगिक प्रजनन है उस लैंगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण होता है। यानी कि आपका इधर युग्मक का हो रहा निर्माण, इधर युग्मक का नहीं हो रहा। तो चौथा नंबर में इसी से आपका अगला स्टेप बनाया गया, इसमें युग्मक संलयन नहीं करता, युग्मक का निर्माण ही नहीं होता तो युग्मक संलयन करेगा कैसे। इसमें आपका युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक संलयन करता है और युग्मक संलयन करके युग्मनज का निर्माण कर लेता है। अगला दिखाया गया है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। जो भी अलैंगिक प्रजनन में हम लोग पढ़े हैं तो अलैंगिक प्रजनन में आपका टोटल का टोटल समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। और इसमें आपका समसूत्री भी होता है, अर्ध समसूत्री भी होता है। दोनों प्रकार के आपका विभाजन होता है किसमें, लैंगिक प्रजनन में। ठीक है। और इसमें आपका केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है। फिर बताया गया जब संतान अनुवांशिक तथा संरचनात्मक रूप से जनक के समान होता है। जो हम लोग अलैंगिक प्रजनन पढ़े हैं उस अलैंगिक प्रजनन में जो भी जीव में प्रजनन होगा, इसके द्वारा जो नए संतान का उत्पत्ति होता है उसका जो रूप रचना अनुवांशिक रूप से बोलिए या संरचनात्मक रूप से बोलिए वो सेम होता है। जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं अमीबा में विखंडन, है ना। तो अमीबा का आकार तो किसी भी प्रकार का होता है, अनिश्चित आकार का होता है। जब ये टूटता है तो ये दो अमीबी का निर्माण कर लेता है, उनका आकार संरचना जो होता है सेम टू सेम आपका होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें अनुवांशिक तथा संरचनात्मक रूप से जनक के समान होता है संतान। लेकिन आपका ये जो लैंगिक प्रजनन है इसमें अनुवांशिक रूप से जनक से भिन्न होता है, अनुवांशिक रूप से अलग होता है। ठीक है। इसमें आपका कारण भी यही है कि कारण है कि इसमें आपका दो अलग अलग जीव का युग्मक भाग लेता है, संयोग करता माता और पिता का। इस कारण से इसमें जो जनन द्रव्य यानी कि जनन द्रव्य का निर्माण होता है, जिसके कारण ये इसमें संतान की जो उत्पत्ति होता है वो भिन्न होता है। ठीक है। फिर बताया गया कि इसमें प्रजनन की दर काफी तीव्र होता है, ये तुरंत प्रजनन करके नए जीवों का उत्पत्ति कर लेता है। लेकिन इसमें प्रजनन की दर काफी धीमी होती है एकदम। इसमें निम्न पौधे तथा कसे रुकी जीव भाग लेते हैं। जो छोटा जीव जंतु होता है, ठीक वही निम्न श्रेणी के, वही आपका अलैंगिक प्रजनन में भाग लेकर के नए जीवों की उत्पत्ति करता है। और ये जो लैंगिक प्रजनन है इसमें उच्च श्रेणी के जीव जंतुएं भाग लेती है, जिनमें आपका पौधा आ जाता है, उच्च श्रेणी के पौधा और उच्च श्रेणी के जीव जंतु।
तो इस तरीके से हम लोगों ने लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन दोनों में क्या अंतर है, उनके अंतर को हम लोगों ने जान लिया।